अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मीडिएशन के लिए इस वक्त जो सूरत हाल ख़राब हो गई है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा, इस पर बहस होती रही। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से मीडिया से बात की और बताया कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी उनसे कहा, साथ में अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कहा। कल हमारे शो में शामी कुरैशी ने बताया था कि वाज़ेह तौर पर बताया गया कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में जो सूरत हाल पहले ही ख़राब है, ईरान की ख़राब सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और फिर आज ईरानी सदर हसन रूहानी ने भी जनरल असम्बली के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसियों का अमन, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़, हमारा अमन, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ है, अमेरिका आपका पड़ोसी नहीं। इसके अलावा ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि मैं ये वाज़ेह कर दूं कि पाबंदियों के साथ हम किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। तो जो बात हो रही थी कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान कोई किरदार अदा करे या फिर मुज़ाकरात का कोई माहौल बने, तो उन्होंने वाज़ेह किया पाबंदियों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। साथ ही हसन रूहानी ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए नए इत्तेहाद की तजवीज़ भी पेश की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब से इक़्तिदार में आए, उनका ईरान के हवाले से रवैया बहुत सख्त रहा। जब अमेरिकी सदर गुज़िश्ता दिनों खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ईरान पर सख्त तनकीद भी की। जवाब दे रहे थे उस सवाल का कि जो सऊदी अरब में हमला हुआ है, जिसका इल्ज़ाम अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाया गया है, उस हवाले से ये जवाब दिया। अब ये सारे मामले में, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान से अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कहा है कि इस मुज़ाकरात में हम किरदार अदा करें। वो अमेरिकी सदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मिले, उसके बाद जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की तो ईरान पर शदीद तनकीद की। ये बड़ी वाज़ेह बात की थी। अब ईरान ने कह दिया कि जब तक आप अपनी जो पाबंदियाँ हैं वो नहीं ख़त्म करेंगे तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर ख़ारिजा शामी कुरैशी साहब मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ईरान के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने क्या दो टोक बात की सदर ट्रंप से, ये ज़रा सुनिए। ईरान के बारे में जो तीसरा अहम नुकता था, हमने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हम जब सऊदी अरब गए तो वहाँ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी ये गुजारिश की और आपसे भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान हरगिज़ नहीं चाहेगा कि एक मशरकी सरहद उसकी वहाँ पेचीदगियाँ हैं, मगरबी सरहद पर हमारे जो अभी अफगानिस्तान के मामलात हैं वो अभी हवा में लटक रहे हैं और फिर तीसरे बॉर्डर पर एक और शोरश और एक और तकलीफ हमारे सामने आ जाए। हम नहीं समझते कि जंग मसले का हल है। हम आज भी समझते हैं कि सफारतकारी से इस बात को हल किया जा सकता है। इस वाज़ेह पैगाम का सदर ने नोटिस लिया और कहा कि ठीक है, अगर कोई किरदार अदा किया जा सकता है तो हम पाकिस्तान का किरदार अदा करें। चुनांचे वज़ीर आज़म ने उस नशिस्त के फौरी बाद, चंद घंटों बाद, सदर रूहानी से और जवाद ज़रीफ साहब जो उनके वज़ीर ख़ारिजा हैं और मैं, हमारी मुलाकात हुई और हमने सारी सूरत हाल को डिस्कस किया। और डिस्कस करने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि मामलात में कोई ठहराव पैदा हो और जो कशीदगी है वो कम हो सके। के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, उसी के बाद और इसके बाद और जो उन्होंने अमेरिका में बात की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कहा है इस हवाले से और सदर ट्रंप ने क्या कहा। ये सारा का सारा मामला है जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं, ईरान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ी है। ये सारी बातें जब हुई उससे बाद अब से कुछ देर पहले सदर रूहानी ने अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब किया जिसमें कह दिया कि मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक के पाबंदियाँ बरकरार हैं, पाबंदियाँ हटा दें तो मुज़ाकरात हो जाएंगे। हमारे साथ कामरान बुखारी मौजूद हैं जो कि माहिर हैं मशरिक़ वस्ता के उमूर के। कामरान बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। सब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कन्फर्म किया कि उनसे कहा गया और मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी क्या कहा, पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ रखा, वज़ीर ख़ारिजा ने बताया। फिर ट्रंप ने शदीद तनकीद कर दी अक़वाम मुत्तहिदा के में जो अपनी तकरीर थी ईरान पर। आज ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि आप पाबंदियाँ लगेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपको लगता है कोई किरदार पाकिस्तान अदा कर सकता है इस सारी की सारी सूरत हाल में? देखें, हम जो है जब इस किस्म की खबर आती है तो चूंकि कौम जो है वो अमूमी तौर पे मायूसी सुनती है, तो जब ऐसी कोई खबर आती है जिसमें पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होता है फिर हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हम जल्दबाजी दिखाते हैं क्योंकि देखें, ये हमें देखना है कि सालसी का किरदार तो बहुत सारे मुल्क कर रहे हैं, फ्रांस भी कर रहा है, बहुत सारे और जो है बरतानिया भी कर रहा है। तो पाकिस्तान का सालसी का किरदार किस नौइयत का है, सवाल इस पे उठता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो लोअर लेवल का होगा। हो सकता है ट्रंप इंतजामिया कोई मैसेजिंग पाकिस्तान के थ्रू करना चाहे,
लेकिन ये याद रहे कि ट्रंप इंतजामिया और ईरान की जो रियासत है उसके दरमियान बराह रास्त बैक चैनल्स हैं, और एक नहीं है, कई हैं। तो ये जो सालसी का किरदार है, इसको हमें जरा इस जिसे कहते हैं बैकग्राउंड और इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है कि इसकी जो है ना अफादियत या इसकी जिसे कहते हैं इफेक्टिवनेस कितनी है। मतलब तो जो पर्सनल ताल्लुक है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मोहम्मद बिन सलमान से बहुत ज़्यादा अच्छा है। सदर ट्रंप से वो सदर ट्रंप खुद इजहार करते हैं कि बहुत अच्छा है, वो दूसरे रहनुमाओं के लिए भी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म मोदी के लिए भी कहते हैं, कुछ बातें आदतन भी कहते हैं। मगर ये जो पर्सनल है, ये किस हद तक किरदार आगे बढ़ सकता है किसी भी किस्म की खित्ते में सूरत हाल को कम से कम डी-एस्केलेट करने में, अगर दोस्ती नहीं होती डी-एस्केलेट करने में? जी कर सकता है, लेकिन देखें सालसी जो होती है वो दो फरीकैन के दरमियान जो है एक थर्ड पार्टी करती है। अब यहाँ पर मसला ये है कि पाकिस्तान के बड़े गहरे रवाबित हैं सऊदी अरब के साथ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उन गहरे रवाबित से जो कॉस्ट है वो ये है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात ईरान के साथ हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो आप जो थर्ड पार्टी होती है उसको दोनों जानिब जो है कमोबेश एक जैसा जो है उसका रिलेशनशिप होना चाहिए, एक न्यूट्रल और जिसे कहते हैं रिलायबल सालिस का किरदार अदा करने के लिए। ईरान तो पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि वो देखता है कि ईरान पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के कैंप में है, पाकिस्तान सऊदी अरब के बहुत करीब है। तो मोहम्मद बिन सलमान को आमादा करना, राजी करना इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या पाकिस्तान जो है ईरान को जो है आमादा कर सकेगा, राजी कर सकेगा, और किस हद तक। अच्छा, फिर ये बताइएगा कि जो ईरान का मौक़िफ़ है सऊदी अरब में होने वाली जो ऑयल रिफाइनरी पर हमला था, ऑयल इंस्टॉलेशंस पर हमला था, वो कबूल नहीं कर रही है दुनिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सऊदी अरब और अमेरिका नहीं मान रहे, बल्कि वो इस वक्त जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं अमेरिका के, जो अमेरिका पर तनकीद कर रहे थे, सदर ट्रंप पर तनकीद कर रहे थे कि आप पासदारी नहीं कर रहे हैं न्यूक्लियर डील की, वो भी ईरान के मौक़िफ़ को मानने को तैयार नहीं हैं कि इस हमले में ईरान मुलव्विस नहीं है। मगरबी अखबारात लिख भी रहे हैं कि अगर इस हमले के बाद ईरान को ऐसे ही जाने दिया जाता है तो फिर ये मामूल बन जाएंगी कार्रवाइयाँ। तो आपको लगता है कि ईरान इस हमले के बाद अपनी जो भी रीजनिंग है वो अगर बाय नहीं कर रहे मगरबी मुमालिक, तो ये सूरत हाल ऐसे ही आगे निकल जाएगी? जी देखें, हम एक बड़े अजीब दौराहे पर हैं कि जहां पर ईरान ने मिसाइल दागे हैं सऊदी अरब की जो खाम तेल की तनसीबात के ऊपर, तो उसके बाद से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। बातचीत हुई है कि हाँ भाई जवाबी कार्रवाई होगी और अमेरिका तैयारी कर रहा है, सऊदी अरब भी तैयारी कर रहा है, लेकिन हमने कार्रवाई नहीं देखी है। उसके बरक्स हम ये देख रहे हैं कि डिप्लोमेसी जो है उसमें बहुत ज्यादा रफ्तार बढ़ गई है, हरकत में आई है। फ्रांस के जो है सदर आए हैं, रूहानी साहब ने अब ये खुलकर कह दिया कि भाई जो है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप हमें जो है डील के हर डील में कोई डाउन पेमेंट होती है, हमें कोई एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आप कोई जेस्चर दें, जैसे कि जो है सैंक्शंस कुछ हटाएं। तो ये बड़ा एक अजीबोगरीब माहौल है। अब इसके अंदर हो सकता है कि अगर बातचीत जो है ना उस मोड़ पे जा सके जहां पर अमेरिका चाहता है, तो कोई जवाबी कार्रवाई छोटी मोटी हो सकती है, क्योंकि देखें मुज़ाकरात और अस्करी कार्रवाइयां साथ साथ चलती हैं, ताकि क्योंकि कभी भी कोई फरीक जो है वो सिर्फ मेज पे आके नहीं बैठता है, वो मैदान जंग में भी तैयार होता है। बहुत शुक्रिया। कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक तरफ ये सारी बातें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने इक़्तिदार पर, अपनी कुर्सी पर खतरात मंडलाने लगे हैं। अमेरिका में अगले साल फिर से सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, मगर उससे पहले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे से हटाने के लिए कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। एक फ़ोन कॉल ने अमेरिकी सदर को मुश्किल में डाल दिया है। उनके ऊपर बरतरफी की तलवार लटक रही है। बड़े बड़े दावे और बातें करने वाले सदर ट्रंप की अपनी सदारत खतरे में पड़ गई है, और आज व्हाइट हाउस ने उस फोन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट भी शाया कर दी है। लेकिन क्या वो ट्रांसक्रिप्ट, क्या वो तफसील सदर ट्रंप के हक में जाएगी या नहीं, इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। इस वक्त अमेरिकी सदर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने सियासी हरीफ को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी सदारती पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उन्हें अब इम्पीचमेंट का सामना करना होगा। इम्पीचमेंट या ओहदे से हटाने की कार्रवाई का तरीक़ाकार क्या होता है, उस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। लेकिन पहले जायजा ले लें कि अमेरिकी सदर इस वक्त किस स्कैंडल का शिकार हो गए हैं। अगस्त 2019 में अमेरिकी इंटेलिजेंस के अफसर ने विसिल ब्लोअर एक्ट के तहत एक शिकायत इंटेलिजेंस कम्युनिटी के इंस्पेक्टर जनरल को की। इस शिकायत का मौजू अमेरिकी सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू थी। इस शिकायत को
अर्जेंट कंसर्न समझकर इंस्पेक्टर जनरल ने डायरेक्टर के हवाले कर दिया, मगर इंटेलिजेंस कम्युनिटी के डायरेक्टर ने शिकायत की फाइल कांग्रेस के हवाले नहीं की, जो कानून के मुताबिक उन्हें करनी होती है। जिसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ने रवा माह के आगाज में शिकायत से मुताल्लिक अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी ऐवान ज़ेरी और सेनेट को इतला दी, और बाद में सेनेट ने अक्सरियती करारदाद मंजूर करते हुए मुतालबा किया कि शिकायत को अमेरिका के दोनों ऐवानों की कमेटियों के हवाले किया जाए। ये इस पूरे स्कैंडल का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि इस शिकायत में आखिर ऐसा क्या है जिसने अमेरिकी सियासत में हलचल मचा दी। शिकायत की दस्तावेज अब तक सामने नहीं आई। मुमकिन तौर पर इस शिकायत को कांग्रेस के सामने आने वाले दिनों में रखा जाएगा, मगर इस शिकायत के हवाले से रिपोर्टिंग हुई है कि अमेरिकी सदर ने 25 जुलाई को यूक्रेनी सदर को फ़ोन किया और दबाव डाला कि वो अमेरिका के साबिक नायब सदर जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ये दबाव डाला यूक्रेनी सदर पर अमेरिकी सदर ने। अब अहम बात यह है कि जो हंटर बाइडेन हैं वो यूक्रेन में एक गैस कंपनी के बोर्ड मेंबर हैं, और इस कंपनी के हवाले से यूक्रेन में तहकीकात हो रही हैं, जबकि हंटर बाइडेन के वालिद जो बाइडेन 2020 के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार समझे जा रहे हैं, वो हो सकते हैं। तो जो बाइडेन इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी से सदारती नामजदगी के लिए मुहिम चला रहे हैं, और अगर वो नामजद हो गए तो अगले साल डोनाल्ड ट्रंप के मद्दे मुकाबिल होंगे। और सदर ट्रंप के लिए परेशानी की बात यह है कि सर्वे रेटिंग्स के मुताबिक इस वक्त जो बाइडेन उनसे ऊपर है। इस तनाजुर में इस फ़ोन कॉल को लिया जा रहा है कि इस वजह से सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से फ़ोन कॉल में जो बाइडेन के बेटे के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला। इसलिए सदर ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी सदारती पोजीशन अपने सियासी हरीफ के खिलाफ इस्तेमाल की ताकि उन्हें इंतखाबात से पहले बदनाम किया जा सके। अहम बात यह है कि इस फ़ोन कॉल से पहले सदर ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली इमदाद भी रोक दी थी, जो उन्होंने 3 माह बाद दोबारा जारी की। इस इमदाद को रोकने से मुताल्लिक भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यह सदर ट्रंप की तरफ से एक दबाव था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर नैंसी पेलोसी ने इम्पीचमेंट की कार्रवाई का ऐलान किया। ट्रंप ने इस कार्रवाई को उनके खिलाफ एक मुहिम का हिस्सा करार दिया। उन्होंने तस्लीम किया कि उनकी यूक्रेनी सदर से बात हुई, जिसमें करप्शन से मुतालिक भी बात हुई, लेकिन उन्होंने दबाव के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और ऐलान किया कि उन्होंने इस फ़ोन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट को शाया करने की इजाज़त दे दी है। जिसके बाद आज व्हाइट हाउस ने इस फ़ोन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट यानी तफसील जारी कर दी। अब अहम बात यह है कि ट्रांसक्रिप्ट लफ्ज़ बलफ्ज़ शाया नहीं की गई है, बल्कि उसमें एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जो इस फ़ोन कॉल के नोट्स लेने वाले थे और एडवाइज़र थे, उनके नोट्स और याददाश्त के मुताबिक ये ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई है। इस ट्रांसक्रिप्ट को अमेरिकी सदर अपने हक में करार दे रहे हैं और अपोजिशन जमात से मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, मगर इस ट्रांसक्रिप्ट में वाज़े तौर पर यह बात मौजूद है कि सदर ट्रंप यूक्रेनी सदर को अपने सियासी हरीफ के बेटे के खिलाफ होने वाली कार्रवाई का जायज़ा लेने पर जोर दे रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि यूक्रेनी सदर अमेरिकी अटॉर्नी जनरल और उनके ज़ाती वकील से इस हवाले से बात करें। साथ ही ट्रांसक्रिप्ट में यूक्रेनी सदर ने यह यकीन दहानी करवाई है कि वो इस केस में नया प्रोसिक्यूटर लेकर आएंगे जो 100% उनका आदमी होगा। इस ट्रांसक्रिप्ट में अमेरिकी सदर ने बार बार अपने सियासी हरीफ के केस से मुतालिक बात की है। अहम बात यह है कि ट्रांसक्रिप्ट में यूक्रेनी सदर ने अपने मुल्क की डिफेंस ज़रूरियात से मुतालिक भी बात की है, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे एक एहसान यानी फेवर का भी मुतालबा किया, तो क्या मिलिट्री इमदाद को रोक कर फिर जारी करने को इस फेवर के तनाजुर में देखा जा सकता है, जिसकी बात सदर ट्रंप कर रहे थे। इस हवाले से सदर ट्रंप पर इल्ज़ाम लग रहा है। इसका फैसला अब अमरीकी नुमाइंदे करेंगे। दूसरी तरफ अब इस ट्रांसक्रिप्ट को कांग्रेस कैसे देखेगी और विसल ब्लोवर के जरिए इंटेलिजेंस अफसर ने जो शिकायत की है उसमें क्या इल्ज़ामात हैं, वो शिकायत सामने आने के बाद वाज़ेह होगा। ये भी देखना होगा कि उस इंटेलिजेंस अफसर ने शिकायत की बुनियाद क्या रखी है। क्या 25 जुलाई की फ़ोन कॉल उन्होंने खुद सुनी है या कोई और जरिया था? इस हवाले से कल अहम मालूमात सामने आ सकती हैं। जहाँ तक बात ट्रांसक्रिप्ट की है तो वो खुद व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप की इजाज़त के साथ जारी की है। सदर ट्रंप इस ट्रांसक्रिप्ट को अपने हक में करार दे रहे हैं, लेकिन कुछ मुबस्सिरीन और अपोजिशन जमात के अरकान इस ट्रांसक्रिप्ट को सदर की इम्पीचमेंट यानी बरतरफी से ओहदे से बरतरफी से मुताल्लिक एक अहम दस्तावेज के तौर पर देख रहे हैं, जिसकी कार्रवाई का ऐलान स्पीकर पहले ही कर चुके हैं। अमेरिका में अगर सदर को हटाना हो तो उसके लिए लफ्ज़ इम्पीचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस अमल में कोई अदालत या प्रोसिक्यूटर सदर के खिलाफ केस नहीं चलाती, बल्कि अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपने सदर पर गद्दारी, रिश्वतखोरी और दीगर बड़े जराइम पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। तरीक़ाकार 3 मरहलों पर मबनी होता है। पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कमेटी शिकायत का जायज़ा लेती है। शिकायत मजबूत लगे तो वो उसका मुसव्विदा बनाती है, जो फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के फ्लोर पर जाता है और उस पर वोटिंग होती है। अक्सरियती वोट अगर सदर को ओहदे से हटाने के लिए मिल जाता है तो फिर मामला अमेरिका की सेनेट के पास जाता है। फिर सेनेट अदालत के तौर पर ट्रायल का आगाज़ करती है। फिर अगर 2/3 अक्सरियत के साथ सेनेट सदर को मुजरिम तस्वुर करती है तो सदर ओहदे से हट जाता है।
इस वक्त हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, मगर सबसे बड़ा मरहला सेनेट में होगा, जहां रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है। और अगर रिपब्लिकन्स के तकरीबन 20 सेनेटर्स सदर के खिलाफ, सदर ट्रंप के खिलाफ फैसला सुना देते हैं, क्योंकि वो रिपब्लिकन से ताल्लुक रखते हैं, उनकी अक्सरियत है, अगर वो सदर के खिलाफ चले जाते हैं तो फिर वो ओहदे से हट सकते हैं। ये एक मुश्किल इम्कान है, क्योंकि माजी में भी अमरीकी सदूर के खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन हर दफ़ा सेनेट में जाकर वो नाकाम हो जाती हैं। 2 अमरीकी सदूर, एंड्रू जॉनसन और बिल क्लिंटन के खिलाफ भी इम्पीचमेंट की कार्रवाई हुई। दोनों सदूर को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कसूरवार करार दिया, लेकिन सेनेट ने इन इल्ज़ामात को ओहदे से हटाने के लिए नाकाफ़ी करार दिया, जबकि निक्सन वो वाहिद सदर थे जिन्होंने इम्पीचमेंट की कार्रवाई पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब सदर ट्रंप वो चौथे सदर होंगे जो इस कार्रवाई का सामना करेंगे। देखना होगा कि जो चीज़ें सामने आई हैं वो इनके हक में जाती हैं या उनके खिलाफ मुबस्सरीन ट्रांसक्रिप्ट जारी होने के बाद उन्हें सदर ट्रंप के खिलाफ करार दे रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अहम दिन था आज, मरियम नवाज़ की हवाले से भी समात हुई, इसके अलावा जज अरशद मलिक के हवाले से भी अहम खबर है हमारे पास। उनकी जो मुबैना वीडियो है उस हवाले से आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। जज अरशद मलिक वीडियो केस हर गुजरते दिन के साथ पेचीदा होता जा रहा है। इस केस की तहकीकात करने वाली FIA अपने ही अहलकारों के खिलाफ तहकीकात कर रही है और उन अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि FIA के उन अहलकारों ने केस के 3 अहम मुल्जिमान को छोड़ने की सिफारिश की थी, जिसके बाद अदालत ने 3 अहम मुल्जिमान नासिर जंजुआ, मोहम्मद मेहर गुलाम जिलानी और खुर्रम यूसुफ को रिहा कर दिया था। जब 6 जुलाई को एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आई थी, तो उसके बाद जज अरशद मलिक ने FIA में FIR दर्ज कराई और इल्ज़ाम लगाया कि नासिर जंजुआ, मेहर गुलाम जिलानी और खुर्रम यूसुफ भी इन मुल्जिमान में शामिल हैं जिन्होंने उन्हें ब्लैकमेल किया था। बाद में FIA इस केस के सबसे अहम मुल्जिम तारिक महमूद मियां तारिक को गिरफ्तार किया। फिर 2 सितंबर को FIA ने नासिर जंजुआ, मेहर गुलाम जिलानी और खुर्रम यूसुफ को हिरासत में लिया, मगर फिर 7 सितंबर को इस केस में अहम मोड़ आया। FIA ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तीनों मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले, अदालत चाहे तो उन्हें रिहा कर दे। और उसके बाद FIA प्रोसिक्यूटर ने भी तफ्तीशी अफसर की तायीद की। इसके बाद जज साकिब जवाद ने हुक्म जारी किया कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई एक सबूत नहीं मिल सका, जिसकी बिना पर इन मुल्जिमान को हिरासत का कोई जवाज़ नहीं बनता। ये इस केस के लिए बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि ये तीनों अफराद जज अरशद मलिक की FIR के मुताबिक बहुत अहम थे। मगर फिर DG FIA ने यह इंक्वायरी FIA की इंसदादी दहशतगर्दी विंग में मुंतकिल कर दी। फिर उसके बाद खुसूसी अदालत के जज ने तीनों मुल्जिमान की रिहाई के फैसले पर बरहमी का इजहार किया, जिसके बाद FIA ने अपनी रिपोर्ट में इदारे के डायरेक्टर अफजल भट्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक लतीफ़, फजल महबूब और प्रोसिक्यूटर करीमुल्लाह तारड़ पर तीनों मुल्जिमान से तफ्तीश में गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगा दिया। अब अदालत 30 सितंबर को इस केस की समाअत करेगी। अब इस केस में एक और अहम मोड़ आया है। FIA ने जज अरशद मलिक केस में नामजद तमाम मुल्जिमान की दोबारा तहकीकात शुरू कर दी है। FIA की नई टीम ने आज भी 2 मुल्जिमान के बयानात लिए, बाकी मुल्जिमान को नोटिस भेज दिए। इसके अलावा जज अरशद मलिक ने केस की दोबारा से तहकीकात के लिए एक और दरख्वास्त भी दे दी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुशी ज़ाहिद की। शुक्रिया ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया ज़ाहिद। क्या मजीद तफसीलात है इस हवाले से? शाहज़ेब, बिल्कुल ये जज अरशद मलिक का केस FIA के लिए एक सरदर्द बन चुका है। उसकी वजह यह है कि नई जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने पूरे केस की फ़ाइल की जांच पड़ताल की है। उसकी बुनियाद पे उनकी जो फाइंडिंग सामने आई हैं, कुछ ज़राए से हमने हासिल किया है, उसमें इस केस की रिपोर्ट को जो कि पेश की गई थी, जिनकी बुनियाद पे इन तीनों मुल्ज़मान को, मरकज़ी मुल्ज़मान को रिहाई मिल गई थी, बदनीयती करार दिया है रिपोर्ट को, और साथ ही शक व शुबात से भरी हुई ये रिपोर्ट करार दिया है। और ये भी कहा है कि इस रिपोर्ट में तमाम हक़ाइक़ को सामने नहीं लाया गया है। और जब ये रिपोर्ट पूरी फ़ाइल सामने रखी गई जज साइबर क्राइम कोर्ट के सामने, तो उन्होंने भी सारा केस और सारी फाइंडिंग प्रोड्यूस की हैं और कहा है कि मुकम्मल तौर पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे साकिब जवाद, वो नाकाम हो गए हैं। उन्होंने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं किया है। और साथ ये भी कहा है कि जो FIA की तहकीकाती टीम थी उसने और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एक साजिश के तहत इन तमाम मुल्ज़मान को, जो भी हक़ाइक़ रखे गए थे उनके सामने, उनको नज़रअंदाज किया है, उनको रिहाई दी है।
यही एक वजह है कि ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और साथ में आपको बताता चलूँ कि 11 सितंबर को यानी कि जब रिहाई मिली थी इन 3 मरकज़ी मुल्ज़मान को, जज अरशद मलिक ने एक और दरख्वास्त की थी कि इन लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए, महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने ना उनका कोई कलम बंद किया है बयान, ना ही उनको एग्जामिन किया है और एक वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन पेश कर दी हैं, जिसकी बुनियाद पे अब इन तहकीकाती जो टीम थी FIA की, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया, ज़ैद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद थे। खुद हुकूमत ने तहकीकात का आगाज़ भी किया, फिर हुकूमती इदारे FIA अब उन अफसरान के खिलाफ तहकीकात कर रहा है और साथ में दोबारा तहकीकात होगी। दूसरी तरफ लाहौर की एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास का मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया है और नैब की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स केस में 8 अगस्त से नैब की हिरासत में थी और तहकीकात के लिए उनके जिस्मानी रिमांड में मुसलसल तौसी की जा रही थी। आज भी मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास की 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया तो नैब ने एक बार फिर तफ्तीश के लिए अदालत से जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन इस दौरान नैब प्रोसिक्यूटर और मरियम नवाज के वकीला में तलकलामी भी हुई। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज अमीर मोहम्मद खान ने चौधरी शुगर मिल्स केस की समाअत की तो नैब ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास का मजीद 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त की। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दौरान तफ्तीश मरियम सफदर और यूसुफ अब्बास के ख़ानदान की जायदाद की तकसीम के मुआहदे का इंकिशाफ हुआ है। चौधरी शुगर मिल्स के 1,45,58,096 शेयर्स तकसीम हुए। ये शेयर्स नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ, बहन कौसर और वालदा शमीम बेगम में तकसीम हुए, जबकि SCCP रिकॉर्ड के मुताबिक 2008 में 2,62,00,000 शेयर्स चौधरी शुगर मिल्स के थे तो दौरान तफ्तीश 1,16,96,000 शेयर्स का फ़र्क आया है। मज़कूरा शेयर्स शरीफ खानदान के असासों में शामिल नहीं थे। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि 3 गैर मुल्कियों ने मरियम नवाज के नाम पर शेयर्स भिजवाए। $48 लाख यूसुफ अब्बास को टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के जरिए आए। चौधरी शुगर मिल्स के डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को फ़ायदा देने के लिए रकम मुंतकिल की गई। मरियम नवाज के असासे उनकी आमदनी से मुताबिकत नहीं रखते। असासों और आमदनी की तहकीकात के लिए शरीफ खानदान के अफराद को तलब करना है। इसके साथ साथ शुगर मिल्स मुंतकली के लिए खर्च होने वाली रकम के ज़राए आमदनी का भी तयन करना बाकी है। इसके लिए मजीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत है। नैब प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर के दलाइल पर मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज़ का कहना था कि जब चौधरी शुगर मिल्स बनी उस वक्त मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास कम उम्र थे। तमाम शरीफ फैमिली चौधरी शुगर मिल्स में शेयर होल्डर थी, लेकिन नैब का दावा है कि चौधरी शुगर मिल्स की बेनिफिशरी नवाज शरीफ फैमिली है, जबकि 2016 से नवाज शरीफ फैमिली का चौधरी शुगर मिल्स में कोई शेयर नहीं है। जो दस्तावेजी सबूत नैब को चाहिए थे वो मुहैया कर दिए। मरियम नवाज के वकील का कहना था कि शरीफ खानदान की जायदाद की तकसीम का मुआहदा पहले दिन से नैब के पास है। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर और मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज़ के दरमियान तलकलामी भी हुई। मरियम नवाज के वकील ने नैब प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर कहा कि आप मेरे दलाइल के दरमियान मत बोलें, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि मैं प्रोसिक्यूटर हूं और मुझे आप बोलने से नहीं रोक सकते। जवाब में अमजद परवेज़ का कहना था कि नैब किसी किस्म की तफ्तीश नहीं कर रही। गुज़िश्ता 7 दिन में 5 मिनट के लिए भी तफ्तीश नहीं की गई, बल्कि मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को जहनी अजियत दी जा रही है। खाना बाहर रख दिया जाता है और कहा जाता है कि खुद उठा लें। मरियम नवाज के कमरे से बदबू आती है, कई दिन सफाई नहीं करवाई जाती। दलाइल मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म देते हुए 9 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज को तकरीबन 1.5 माह बाद नैब की हिरासत से अदालत के हुक्म पर जुडिशल रिमांड पर कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल किया गया है और अब नजरें LNG केस पर हैं, जहां कल अहम पेशरफ्त होगी, अहम समाअत होगी। शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का जो गुज़िश्ता रिमांड था वो इसी बात पर दिया गया था कि आखिरी रिमांड है। अब देखते हैं कि उसमें क्या पेशरफ्त होती है। उनका भी इल्ज़ाम यह है कि तफ्तीश नहीं की जाती। शाहिद खान अब्बासी भी यही कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल के वकील भी यही कहते हैं कि उनसे तफ्तीश नहीं की जाती, बस उनको रिमांड में रखा हुआ है। देखते हैं कि कल क्या पेशरफ्त होती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, काम खबर पर बात करेंगे। पाकिस्तान में एक बार फिर से डेंगू वायरस सर उठा रहा है। सूरत हाल इस हद तक खराब है कि उसे 2011 के बाद डेंगू का दूसरा बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। हुकूमत के मुताबिक अब तक मुल्क भर में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 10,000 से ज़ायद हो चुकी है और 6 अफराद इससे हलाक भी हो चुके हैं और आने वाले दिनों में डेंगू के मरीजों में इजाफे का खदशा भी है। पंजाब में डेंगू का मर्ज वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गया है और रावलपिंडी को डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला इलाका करार दिया जा रहा है।
जिस पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अली को मुअत्तल कर दिया, जबकि इससे पहले लाहौर के डिप्टी कमिश्नर को भी मुअत्तल किया जा चुका है। अहम बात यह है कि रवा साल डेंगू के हमले को 2011 के बाद होने वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक समझा जा रहा है और इसकी वजह डेंगू से मुतालिक 2011 और 2015 से जारी SOP पर यानी कि जो प्रोसीजर्स बनाए गए थे उस पर अमल दरामद करने में कोताही को करार दिया जा रहा है। इस हवाले से डॉन अखबार में शाया आमिर यासीन की खबर के मुताबिक रवा साल डेंगू से मुतालिक माहिरीन की वार्निंग के बावजूद पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट और ज़िला इंतजामिया ने आंखें बंद रखी, जिसका नतीजा रावलपिंडी में डेंगू के फैलने की सूरत में निकला। खबर के मुताबिक पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट के डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने रवा साल के आगाज पर डेंगू के हमले से मुतालिक खबरदार किया था। खबर के मुताबिक 2011 और 2015 में होने वाले डेंगू के हमले के बाद उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जो SOP बनाया था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया और गुज़िश्ता 1 साल से उस पर वजीर आला पंजाब के सेक्रेटेरिएट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। खबर के मुताबिक जिला इंतजामिया के सीनियर अहदेदार के मुताबिक यही वजह है कि मार्च और अप्रैल के दौरान डेंगू लार्वा का पता चलाने और उसके खात्मे के लिए महकमा सेहत और दीगर शहरी इदारों ने जो सर्वे किए वो मुनासिब तरबियत के बगैर थे और इसके नतीजे में रावलपिंडी डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासिरा इलाका निकला और यहाँ डेंगू लार्वा ने होने से ना होने से मुतालिक रिपोर्ट्स झूठी निकली। खबर के मुताबिक डेंगू पर काबू पाने से मुतालिक वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने जिला इंतजामिया और अस्पताल हुकाम से कोई मीटिंग ही नहीं की थी और अगस्त के आखिरी हफ्ते में रावलपिंडी में एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती की थी। ताहम इस हवाले से यास्मीन राशिद साहबा कहती हैं कि मीटिंग्स भी हुई थी और जो जिम्मेदार थे उनको हटा दिया गया है, मगर डेंगू मुसलसल फैल रहा है। 2011 में जब डेंगू आया 25,000 से ज़्यादा लोग मुतासर हुए तो उस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ और जो साबिक चेयरमैन पंजाब IT बोर्ड थे उनके साथ मिलकर उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने पूरे SOPs बनाए। उस वक्त क्या मामला हुआ था, किस तरह टेक्नोलॉजी ने अहम किरदार अदा किया, कैसे इस दफ़ा वो SOP फॉलो नहीं हुए जो साल हर साल हो रहे थे। हमारे साथ खुद डॉक्टर उमर सैफ साबिक चेयरमैन पंजाब IT बोर्ड मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। मतलब 2011 में हुआ, तेज़ी से फैला और उसके बाद कुछ SOPs बनाए गए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, आपने उस टेक्नोलॉजी में मदद की जिसको नीचे तक इम्प्लीमेंट किया गया। क्या था जो उस वक्त किया गया जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ? जी, हुकूमत पंजाब में डेंगू के हवाले से सबसे बड़ा काम किया गया वो ये था कि ये इशू एक ऐसा है जो कि क्रॉस सेक्टोरल है। इसमें बहुत सारे हुकूमत के महकमे, हुकूमत की बहुत सी इंतज़ामिया मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्स में, तहसील्स में, उन सब ने मिलकर काम करना था ताकि डेंगू का तदारुत किया जा सके। और उसके लिए तकरीबन 16,000 लोग थे पंजाब भर में जो कि डेंगू के मुख्तलिफ़ काम अंजाम दे रहे थे। कोई स्प्रे कर रहा था, कोई केमिकल एक है टामिरफॉस वो पानी में डाल रहा था, कोई बसों में स्प्रे कर रहा था, कोई तालाब में एक तलापिया फ़िश है उसको डाल रहा था कि डेंगू के लार्वे का वहाँ पे तदारुत किया जा सके। हेल्थ डिपार्टमेंट की हॉस्पिटल में पेशेंट्स की मैनेजमेंट थी, घरों के अंदर विज़िट्स थी, वहाँ पे स्प्रेस थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर डेंगू की रोकथाम के लिए वो ये तमाम कोऑर्डिनेशन का काम था कि 16,000 लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, तकरीबन 17 महकमे, 36 डिस्ट्रिक्ट्स, इन तमाम को कोऑर्डिनेट किया जाए, इनके काम को मॉनिटर किया जाए। इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब उस वक्त के सुबह 6 बजे ये मीटिंग लिया करते थे और तमाम सेक्रेटरीज़ को वहाँ बुलाया जाता था और उनसे पूछा जाता था दिन भर आपने क्या काम किया। और उसमें हमारा जो रोल था वो ये था कि हमने वो निज़ाम बनाया जिसके तहत ये 16,000 लोग जो फील्ड में काम कर रहे थे इन तमाम का डेटा डिजिटली इकट्ठा किया जाए कि उन्होंने कहाँ पर काम किया, क्या काम किया, उसकी तस्वीर इकट्ठी की जाएँ और ये पता किया जाए कि किसने किस वक्त वो काम किया जो उसको करने के लिए कहा गया था। तो इसके लिए हमने स्मार्टफ़ोन की एक एप्लीकेशन बनाई जो एंड्रॉयड के फ़ोन्स पे चलती थी। तकरीबन 14,000 फ़ोन हुकूमत में मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर बांटे गए और उनको कहा गया कि आज के बाद आपने जो भी काम करना है जो कि आप चीफ मिनिस्टर को दिखाना चाहते हैं उसकी तस्वीर उतारिए। हमारी एप्लीकेशन उसके GPS कोऑर्डिनेट्स को रिकॉर्ड करती है, उनको लॉगिन करना पड़ता था। तो किसने कहाँ पर क्या काम किया इसका तस्वीरी जो सबूत है वो साथ मुंसलिक किया जाए आपकी इस एप्लीकेशन में, हमें सबमिट किया जाए। तो आज तक पिछले 5 साल के अरसे में सितंबर लास्ट ईयर तक तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख डेंगू प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी तस्वीर उतार के उनकी जगह और किसने काम किया ये हमें मौसूल हुई। और फिर चीफ मिनिस्टर साहब इस तमाम काम का जायज़ा भी इसी डैशबोर्ड पे लिया करते थे और उससे ये साबित होता था कि किस जगह पे किसने काम किया और कौन सी ऐसी जगह शहर में जहाँ पे काम उस
तरह से नहीं हो सका जिससे डेंगू का रोकथाम किया जा सके। तो पहला तो अब बड़ा काम ये किया गया। दूसरा काम ये किया गया कि जो पेशेंट्स डेंगू के अस्पताल में जाते थे उनके घरों पर हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग विज़िट करते थे और वहाँ पे जाकर एक स्प्रे किया जाता था जिसको IRS स्प्रे कहते हैं, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे। ये दीवारों पे किया जाता है इसलिए कि अगर वहाँ पे एक पेशेंट आया है डेंगू का तो वहाँ पे और पेशेंट्स भी आएंगे। ये आउटब्रेक ओरिएंटेड डिजीज़ है, एक मच्छर है जो इन्फेक्टेड है डेंगू से, एडिस इजिप्टाई कहते हैं इस मच्छर को। तो अगर एक शख्स को काटा है तो मुख्तलिफ लोगों को काटेगा उस घर में, उस मोहल्ले में। तो वहाँ पर जाके उस घर और उसके जो मुतस्सल 48 घर हैं, 48 घर, वहाँ पर स्प्रे किया जाता था। इसको केस रिस्पॉन्स कहते थे, ताकि वहाँ से डेंगू का मच्छर ख़त्म हो जाए और मज़ीद पेशेंट्स ना आए। तो इस सारे प्रोटोकॉल में IT को इस तरह एम्बेड किया गया कि हमें मालूम ही नहीं था कहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोई जिप कोड्स नहीं, कोई लोगों के स्ट्रीट्स के वहाँ पर कोई यूनिक नाम नहीं। तो ये पता करना या ये रिपोर्ट करना कि कहाँ पर आउटब्रेक हुआ है, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस GPS कोऑर्डिनेट्स को फिर इकट्ठा किया जाता था कि जब कोई घर पे जाता था डेंगू के पेशेंट के वहाँ स्प्रे करने के लिए, वहाँ पे भी उसको जियो टैग करता था, घर को उसकी तस्वीर उतारता था। तो हमारे पास डेटा आता था प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ का, हमारे पास डेटा आता था पेशेंट्स के घर का, और इसी तरह तीसरी एक्सट्रीम डेटा की वो थी जो कि सर्वेलेंस के थ्रू आती थी। इसका मतलब ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट जो हमारा डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है उसके नीचे TMAs हैं, ये तमाम लोग घरों में और बाहर इंडोर और आउटडोर सर्वेलेंस करते थे उस लार्वा को ढूंढने के लिए जो कि डेंगू से इन्फेक्ट हो सकता है। इसको एडिस इजिप्टाई लार्वा कहते हैं। और ये लार्वा पाया जाता है कहीं भी खुला बर्तन हो जिसमें पानी खड़ा हो, वहाँ पर यह लार्वा अफसाइश पाता है। फॉर इंस्टेंस अगर वाटर कूलर्स लगे हैं, कहीं बाहर गमले हैं, लॉन्स हैं, कहीं वाटर की पडल है, कहीं पानी खड़ा हो गया है, तो जहाँ भी होता था वहाँ पर फिर ये लार्वा पाया जाता था और इससे फिर डेंगू का मच्छर और इन्फेक्शन पैदा होती थी। तो ये जो इंडोर और आउटडोर की सर्वेलेंस टीम्स थी ये अपने मोबाइल फ़ोन लिए घूमती रहती थी शहर में और वो हमें रिपोर्ट देती थी कि यहाँ पे इतना लार्वा पाया गया। तो अगर आप लाहौर में रहने वाले या और आबादियाँ जहाँ डेंगू आया पिछले 4-5 साल में, उनसे पूछें तो आपको बताएंगे कि वहाँ पर हर वक्त डेंगू की टीम्स विज़िट करती थी, उनके पास फ़ोन होते थे और वो ये रिकॉर्ड करती थी कि यहाँ पर लार्वा तो कोई नहीं पाया गया। मतलब अब ये ज़ाहिर सारा डेटा जमा हो गया, इसमें नज़र आ रहा है कि डेटा की कितनी अहमियत है, मगर वो डेटा उस हुकूमती मशीनरी को कैसे एक्टिवेट करता था, उसकी अफादियत कैसे होती थी कि आने वाले सालों में डेंगू को रोका गया? उससे ये पता चलाया जा सकता था कि देखिए यहाँ से डेंगू का लार्वा मौजूद पाया गया सर्वेलेंस की वजह से, यहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं और हमारी जो प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे की गई। इसका मतलब है अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लार्वा आ रहा है और उसके आसपास कोई ऐसी जगह जहाँ पे आउटब्रेक हो चुका है और वहाँ पे हमने पिछले 2 हफ्ते में कोई प्रिवेंशन एक्टिविटी नहीं की, तो ये वो जगह है जहाँ पे आउटब्रेक आने का एक बहुत बड़ा चांस है। तो चंद हफ्ते कबल, चंद दिन कबल हम यहाँ पे एक अलर्ट जनरेट कर सकते हैं कि देखिए ये वो मोहल्ला है, ये वो जगह है जहाँ पे अगला आउटब्रेक आ सकता है। इसका मतलब है आज ही वहाँ पे टीम भेजी जाए, स्प्रे करवाया जाए, वहाँ से ये पानी को ख़त्म करवाया जाए और कोई खुले टायर पड़े हैं वहाँ पे कोई पानी के पडल्स हैं उनको फौरी तौर पे तल्फ किया जाए, कोई वहाँ पे गंदगी का ढेर है जहाँ ये मच्छर आ सकते हैं उसको ख़त्म किया जाए, वरना यहाँ पे अगला आउटब्रेक आ जाएगा। तो हमने बेसिकली इस तमाम निज़ाम के तहत जो अच्छा खासा बड़ा सोफिस्टिकेटेड निज़ाम था, इसके तहत हम आउटब्रेक अलर्ट्स जनरेट कर सकते थे चंद हफ्ते इन एडवांस और बता सकते थे कि यहाँ पे अगला आउटब्रेक आने वाला है और यहाँ पे अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को फोकस किया जाए। इसमें IT का रोल ज़रूर था, लेकिन इसमें बड़ा रोल इस चीज़ का था कि ये डेटा आ रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट और वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स जो इससे मुंसलिक हैं वो इस इंफॉर्मेशन को लेकर उस पर एक्शन कर रहे हैं। और यही वो कोऑर्डिनेशन का काम था जिसमें IT मदद कर रही थी, लेकिन जो कोर काम है, जो असल काम था वो तो यही था कि इस तमाम डेटा को लिया जाए। इन दिस केस 4,70,00,000 एक्टिविटीज़ ओवर टाइम रिपोर्ट हुई और इनको एक्शंस में बदला जाए ताकि उस वक्त वो काम किया जा सके जिसके डेंगू की रोकथाम की जा सके। अगर डेंगू के आउटब्रेक को रोका ना जाए वक्त पर तो ये एपिडेमिक बन जाता है। अगर एक मोहल्ले में आया, नहीं रोका गया, साथ वाले मोहल्ले में आ गया, फिर उस टाउन में आ गया, फिर उस शहर में आ गया, तो फिर तो वो मच्छर जो है वो एक एपिडेमिक की शक्ल इख्तियार कर गया, लोग इन्फेक्ट हो गए, अब उसको जो भी काटेगा वो इन्फेक्शन आगे कैरी होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देन इट बिकम्स एन एपिडेमिक एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन 2011 जब पहली बार आउटब्रेक आया तो 3 माह के अरसे में 21,000 पेशेंट्स थे पंजाब में, जिसमें से 17,000 सिर्फ लाहौर में थे क्योंकि the epidemic had already spread. So therefore it is very important to control the outbreak, contain the outbreak before it becomes into an epidemic. अब तो आउटब्रेक हो गया और अब तो जाहिर है फिर सर्दियों का इंतजार करें कि इस चीज़ से जान छूटे, मगर आइंदा ऐसा ना हो। मुझे पता है कि आप तनकीद नहीं करते हुकूमत पर, मगर उसके बावजूद आइंदा ऐसा ना हो उसके लिए आपको कहाँ नज़र आता है कि कोई मिसिंग लिंक हो गया इस सारे के सारे प्रोसेस में, SOP में जो आपने डेवलप किया था कि आइंदा वो ना हो?
ये मुख्तलिफ जगह पे लैब्स होता है, और जब मैं गवर्नमेंट में काम भी करता था तो ये इस तरह के लैब्स देखने में नज़र आते थे और फिर उनका हम तदारुद उसी वक्त किया करते थे। पहला लैब्स तो ये कि क्योंकि डेंगू का पेशेंट आना एक मायूब बात समझी जाती थी गवर्नमेंट में, उस ज़िलाई इंतज़ामिया के लिए या उस अस्पताल या उस TMA के लिए, तो ये डेटा छुपाने की कोशिश की जाती है कि मेरी डिस्ट्रिक्ट से, मेरी तहसील से, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, डिप्टी कमिश्नर हूँ, यहाँ से डेंगू के पेशेंट्स रिपोर्ट ना हो, मेरी जुरिस्डिक्शन में ना हो, अगर होंगे तो पूछताछ होगी कि आपने अपना काम वक्त पे क्यों नहीं किया। तो इसके तदारुद के लिए पंजाब IT बोर्ड ने अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हर अस्पताल में रखे हुए थे। ये कहानी शायद इतनी वेल नोन नहीं, लेकिन तमाम अस्पतालों में पंजाब में DHQ, THQ, टर्चरी केयर अस्पतालों में हमारे अपने लोग थे जो कि हमें डेटा रिपोर्ट करते थे कि यहाँ पे डेंगू का पेशेंट आज कोई दाखिल हुआ नहीं हुआ, उसकी हालत कैसी है, कितना सीरियस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट डेटा आता था, और जब भी ये काम आप वहाँ पे छोड़ दें वहाँ के लोगों के लिए, तो उनका इंटरेस्ट ये है कि इस डेटा को छुपाया जाए। तो पहला लैप्स इसमें होता है कि ट्रू पिक्चर गवर्नमेंट के सामने आती नहीं। तो मुझे लगता है एक लैप्स तो यहाँ पे, क्योंकि हर साल शुरू में इस SOP को हमें रिवाइव करना पड़ता था और बड़े स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेने पड़ते थे जो कि चीफ मिनिस्टर से शुरू होते थे, ऑल द वे वुड गो डाउन टू TMAs, कि ये हम इस SOP को स्ट्रेंथन करें। तो पहला लैप्स तो यहाँ पे होगा। दूसरा लैप्स ये कि फिर मतलब एक सरकारी कार्रवाई नंबर पूरा करने के लिए ये एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं की जा रही जिस तरह वो ट्रू स्पिरिट में करनी चाहिए, कि अगर आपने किया है काम, आपने वहाँ पे गंदगी का ढेर था उसको रिमूव करना है, आपने कोई कब्रिस्तान है वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है कब्रों के पास, कतबों के पास, उसको आपने ख़त्म करना है। अगर कोई बारिश हुई है तो वासा ने वाटर पडल जहाँ भी छोटा मोटा पानी खड़ा है उसको ख़त्म करना है। तो वो उस तरह से किया नहीं जा रहा। और अच्छी बात इसमें वैसे ये है कि 5 साल क्योंकि मैं डेटा इकट्ठा करता रहा, इस पर मैंने खुद भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे, और इस पर नेशनल पब्लिक रेडियो NPR US ने लिखा, इकोनॉमिस्ट ने लिखा, MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू ने लिखा, साइंस एडवांसेस ने लिखा, दुनिया के जितने बड़े साइंस जर्नल्स और मैगजीन्स हैं तमाम इस पर लिख चुके हैं कि जो हमने डेटा जब इकट्ठा किया तो उसमें जो इंटरेस्टिंग बात इमर्ज की वो ये कि हम शहर में अब आउटब्रेक्स जहाँ पे आ सकती हैं, जो हॉटस्पॉट्स उनको हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया। अब हॉटस्पॉट्स क्या थे? वो जहाँ पे टायरों की बहुत सारी दुकानें और टायर बार खुले पड़े। इसका मतलब है टायर जब खुला पड़ा है उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, उसमें डेंगू का मच्छर अंडे दे सकता है और उससे ही फिर वो अफसाइश होती है। आउटब्रेक्स की हॉटस्पॉट्स क्या थे? वो जो कि कब्रिस्तान है जहाँ पे पानी खड़ा होता है, जहाँ कोई कबाड़ खाने हैं वहाँ पे पानी खड़ा होता है, जहाँ पे बिल्डिंगें अंडर कंस्ट्रक्शन है, रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई सीवरेज ब्रोकन है वहाँ पे पानी खड़ा होता है, वहाँ पे डेंगू का मस्कीटो आता था। तो क्योंकि 5 साल हम ये काम करते रहे, अगर ये एक्टिविटीज़ और अलर्ट जारी करते रहे, तो अब उसके बाद जब भी सीज़न आता था तो हम एक रिपोर्ट पब्लिश करते थे कि भाई लाहौर में ये 74 जगह हैं जिनको हर वीक विज़िट करके SOP के मुताबिक क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि यही वो जगह हैं जहाँ से हर साल आउटब्रेक आता है। तो ये SOP भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि वो डेटा तो मौजूद है, उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए और SOP को स्ट्रेंथन किया जाए। और आपने सही कहा, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता, जब मैं कर रहा था मुझे मालूम है कितना मुश्किल था हर साल इतने 16,000 लोगों को इंश्योर करना कि वो सही काम कर रहे हैं, हमारे पास सही डेटा आ रहा है, उस डेटा को सही रिपोर्ट किया जा रहा है, उस पर सही एक्शन हो रहा है, उस पर ख़त लिखे जा रहे हैं, उस पर लोग सस्पेंड किए जा रहे हैं, उनको शो कॉज नोटिस सर्व हो रहे हैं, उनको फ़ोन पे डांट पड़ी, उनको मीटिंग्स में डांट पड़ रही है। तो ये एक पूरा एक आपको पता है गवर्नमेंट में एक मुश्किल काम है। तो क्योंकि मुझे मालूम है कितना मुश्किल, इसलिए मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता। आई होप कि वो भी इस डेटा को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसी मौसर तरीके से इस्तेमाल करें जिस तरह ये पिछले सालों में उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया, रोबर्ट सिफ हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब में पुलिस हो, लैंड रिकॉर्ड हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उसमें IT को के किरदार को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उन्होंने ओहदे से हटा दिया था। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल प्रोग्राम में मुलाकात हुई। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।